अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है जनाबे वाला। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें पसंद आए, जो कि आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही पसंद तो आप उनको ज़बरदस्ती पसंद करें। खैर जनाबे वाला, नेपाल में भी इनकलाब आ चुका है। खटमंडू के सीन्स आज अब सब ने थोड़ी सी देर के लिए अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखे होंगे, वरना मोबाइल तो आपके पास है ही है। टीवी स्क्रीन पे मनाजिर ना भी हो, मोबाइल पे आपको नज़र आ गए होंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उसके बाद अभी ये नेपाल, ये हो क्या रहा है? ये सारी कॉलोनियल स्टेट्स में क्या इनकलाब आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, हकायक क्या हैं? जेन जी जनाबे वाला इसकी भी जिम्मेदार है जो कुछ नेपाल में हुआ। बहुत सारे लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हुआ, सोशल मीडिया पे बैन लगने की वजह से हुआ, लेकिन बैक पे क्या स्टोरी है उस पर बात करूंगा। बाकी सारी चीज़ें कि लिंकेजेस आप देखें, आपको नज़र आएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें पिरोई गई हैं एक लड़ी में। और क्या बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, इज़ पाकिस्तान नेक्स्ट? तो आपको बताऊंगा कि वाई पाकिस्तान इज़ नॉट नेक्स्ट। साथ साथ बात करेंगे जनाब मज़ीद गलत फैसले। आज एक और 9 मई के केस का फैसला आ गया। फुदू तरीन केसेस के फुदू तरीन फैसले आ रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ खतीजा शाह साहिबा को भी सज़ा सुना दी गई है 5 साल की। सुबह ही मेरी किसी बंदे से बात हो रही थी, मैं कह रहा था शायद इनको ना सज़ा सुनाई जाए, तो उसने कहा क्यों नहीं सज़ा सुनाई जाएगी? बिल्कुल सुनाई जाएगी, लेकिन बाटा रेट में इनको 50% डिस्काउंट निकला है, इनको सिर्फ 5 साल की सज़ा सुनाएगी। तो इनको बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं। हम शुरू करते हैं जनाबे वाला। कल ये खबर आई कि नेपाल में सोशल मीडिया की ऐप्स बैन की हैं, जिसके बाद वहाँ पर स्टूडेंट्स ने हड़ताल कर दी। मैंने सोचा कि शायद पहले के गंदी वेबसाइट्स बैन कर दी हैं, जिसकी वजह से मेरे जैसे जज्बाती स्टूडेंट्स निकल के आ गए हैं कि जनाब ये टोटे बंद करेंगे तो हम चपेड़े मारेंगे आपको। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मामला कुछ और निकला। मामला क्या निकला? मामला वही नीपो बेबीज़ का निकला, मामला जेन जी का निकला। प्रॉब्लम क्या है? नेपाल में हुआ क्या, पहले वहाँ से शुरू कर दें। नेपाल में करप्शन, ठीक है, अवाम को डिलीवर ना करना, ये वजह बनी है इस इनकलाब की। हुक्मरान लोग, उनकी अपनी अयाशियाँ चल रही थी, उनके अपने मज़े चल रहे थे, महंगे लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, जबकि मुल्क की यूथ जो है वो बेरोज़गार सड़कों पे धक्के खाती फिरी थी। ये था वो इशू मेन जो कि सिमर हुआ सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने के ऊपर। और उसके बाद नेपाली अवाम निकली है खटमंडू में, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को जलाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जलाया, उन्होंने सबको चपेड़े मारी हैं। एक वज़ीर दाखिला उनका था, वो कल इस्तीफ़ा देके भाग गया, वज़ीर आज़म को भागना पड़ा। उनके वज़ीर ख़जाना को फ्लाइंग किकें मारी, नंगा करके नहर में उसको छितर मारे। जो भी वो नहर थी, वो क्या था, जो भी वहाँ पर लितर परेड हुई उसकी डंगरों की, अवाम ने कोई लेफ़्ट राइट नहीं देखा, जो जो सामने आया उसको धो दिया और बुरे तरीके से धोया। इन एहतजाजों में 19 मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स की जान गई थी कल तक या सुबह तक, मैंने जो इतलात हासिल की थी। उसके बाद उनकी फोर्सेस और फ़ौज ने हथियार डाल दिए कि जनाब हम नहीं मारना चाहते अपने मज़ीद लोगों को, तो कुछ जाने तो देनी इनको भी पड़ी हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है नाजरीन के इन सारे ममालिक में आप देखेंगे तो यूथ बल्ज है। इन सारे ममालिक में करप्शन रैम्पेट है। इंडोनेशिया में क्या हो रहा था? इंडोनेशिया में वही हो रहा था कि पार्लियामान के जो मेंबरान हैं, जो हुकूमत के मेंबरान हैं, उनको $3000 तो रेंट, हाउस रेंट मिल रहा था। इतने ये साल में कमाते नहीं थे, महीने में कमाते नहीं थे। इस बात पे अवाम निकल पड़ी हुई जब उनको अयाशियों का पता चला। यही श्रीलंका में राजा पक्सिया जो था, उसकी गाड़ियों को, वज़ीरों की गाड़ियों को तोड़ा। नेपाल में भी इनडिस्क्रिमिनेटली जो सियासतदान मिलता गया है उसको फेंटी लगाते चले गए। नेपाल में भी यही कुछ हो रहा था जो पाकिस्तान में हो रहा है। इंडोनेशिया में भी यही कुछ हो रहा था, श्रीलंका में यही कुछ हो रहा था। बांग्लादेश में आप देखिए, हसीना वाजिद साहिबा ने अपनी अयाशी उनकी पूरी थी, उन्होंने पूरी अपोजिशन गायब कर दी थी। और इन सारे जितने भी ये इनकलाब हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी। वो चीज़ क्या थी? स्टूडेंट्स, यूथ और लीडरलेस। कोई लीडर नहीं था, अवाम खुद निकली है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूथ बल्ज है। पाकिस्तान में इन सारे मुल्कों से ज़्यादा बेरोज़गारी है। बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या पाकिस्तान में अवाम जागेगी, क्या पाकिस्तान में इनकलाब आएगा? वो कई दफ़ा ऐसा होता है जनाब, आपने पिशी करनी होती है बड़े ज़ोर की, तो आप भागे हुए जाते हैं वॉशरूम, तो आपने नाड़ा पहना हो तो उसकी गिरा कोई पकी सी लग जाती है, खुलती नहीं है। या आपने जीन्स पहनी हुई है तो उसकी ज़िप नहीं खुलती है, आपका हाथ स्लिप होता है, वो ज़िप भी नहीं खुल रही होती है, आखिर में फंस जाती है ज़िप। तो पाकिस्तान की अवाम वो फंसी हुई ज़िप है या वो गिरा लगा हुआ नाड़ा है, ये नहीं खुलेगा।
मेरी एक साहब से बात हुई, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो मैंने उनको कहा सर अब पाकिस्तान का नंबर आना है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का नंबर नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आवाम सो रही है, आवाम को सोने दीजिए, आवाम को डिस्टर्ब मत कीजिए, ये बेगैरत आवाम है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम बहुत सारे गप्पे हाँकते हैं, हम बहुत सारी यब करते हैं कि पाकिस्तान को लीडर अच्छे नहीं मिले, पाकिस्तान को सियासतदान अच्छे नहीं मिले, पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं मिली, पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो उठाने वाला है, पाकिस्तान को तो आवाम भी अच्छी नहीं मिली। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होता है तो ये सारे सब्र शुक्र करके घर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में ट्विटर बंद हुआ, इन्होंने वीपीएन लगा लिया। पाकिस्तान में फायरवॉल लगी तो इन्होंने स्लो इंटरनेट की आदत डाल ली। दुनिया ऐसे नहीं करती, दुनिया आगे जा चुकी है, वो अपने हकूक मांगती है। नेपाल में एक सोशल मीडिया की तहरीक को सक्सेसफुली एक फिजिकल तहरीक में तब्दील किया गया। उस ऑनलाइन तहरीक को ऑफलाइन ग्राउंड पर लेके आया गया। इसके लिए कोई इमरान खान की ज़रूरत नहीं पेश आई। तो पाकिस्तानी अवाम भी जब तक अपनी ताकत पहचानेगी नहीं, वो आपने भेड़ चाल का लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। भेड़ चाल का लफ्ज़ आपने कभी असल में देखा नहीं है कि भेड़ चाल का मतलब क्या होता है। आप भेड़े बहुत सारा इजड़ रेवड़ जिसको कहते हैं, उसको दो गडेरिए होते हैं जो उनको लेके घूम रहे होते हैं। तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पेश आती। एक आगे आगे चलता है, उसके पीछे उनका चीफ पेड़ू चलता है और पीछे पीछे सारी पेड़ें जारी होती हैं। ठीक है, कोई पेड़ सिर नहीं चुकती। एक इतनी सी छोटी सी नाली आएगी ना, तो पहली वाली भेड़ जो है वो जंप मार के क्रॉस करेगी ना नाली, तो पीछे 250 भेड़ें होंगी, वो सारी जंप मारेंगी। आप उनको एक गली से गुजारें, दरमियान में एक फट्टा सा टेढ़ा सा करके रख देंगे, फंस के निकलना है यहाँ से। तो पहले 5-6 भेड़ों को आप गुजारें ज़बरदस्ती वहाँ से, वो जंपे मार के फंस के निकलेंगी। उसके बाद फट्टा हटा लेंगे तो पीछे आने वाली भी 10-15 भेड़ें ऐसे ही गुजरेंगी जैसे फट्टा वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान भेड़ चाल है एक। ठीक है, ये पेड़ू हैं, हमें बता दिया गया कि ये नाली से ऐसे गुजरना है, हम वैसे ही गुजरे चले जा रहे हैं। लेफ़्ट राइट देखने की हमें तवज्जो नहीं है, हमें अकल नहीं है। जैसे कि मैंने सुबह कहा था, हम वो लोग हैं जिनको एक चपेट मारो तो वो सैड हो जाते हैं कि सर प्लीज़ दूसरी भी चपेट मारे ना हमारी आवाम के। अभी सवाल इमरान खान का या किसी भी लीडर का नहीं रह गया, अभी सवाल इमरान आवाम का रह गया। और आपके लिए एक हिंट छोड़े जाता हूँ कि ज़रा चेक कीजिएगा कि आज कितने टीवी चैनल्स पे 8 बजे ये इशू डिस्कस हुआ या 10 बजे डिस्कस हुआ। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस ने किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में आप पार्लियामेंट हाउस जाएं तो आपको गाड़ियां देख के ऐसा लगता है जैसे आप किसी दुनिया के बड़े कार शो में आ गए। इतनी महंगी महंगी गाड़ी पाई जाती है। कल ही की बात है, गुजरांवाला में एक साहब ने एक गाड़ी रजिस्टर करवाई है, रेंज रोवर नहीं, और उसका 10 करोड़ या 9 करोड़ सिर्फ एक्साइज में टैक्स भर्ती किया है। इमेजिन करें, 9 करोड़ 50-50 लाख के छोटे घर शहर में लेना शुरू करें ना तो 18 घर आ जाए 9 करोड़ में, या 1-1 करोड़ का लेना शुरू करें तो 9 घर आ जाए। ठीक है, किसी गांव देहात में जाके लें तो मेरा ख्याल है 12-14 आ जाएंगे, जितने का सिर्फ नंबर के रजिस्ट्रेशन का टैक्स दिया गया नंबर प्लेट हासिल करने के लिए। यहाँ पर इतनी अयाशी चलती है। मरीम नवाज़ साहिबा को खसूसी तौर पर फ़िक्रमंद होना चाहिए। उनके कपड़े, बैग, जूते गरीब कौम के बीच में जाके फेंडी की ग्लासेस, फेरागामो के चश्मे, उसके बाद बर्किन्स, कैलीज़, उसके बाद उनके महंगे शनैल बैग्स, उसके बाद उनकी हिडियस किस्म की बड़ी बड़ी एनके और वो हिडियस किस्म के फ़र वाले कोट, ये सब बेसिकली इनकलाब को दावत ही देनी है। अब देखते ये हैं कि हमारे नौजवान कब उठते हैं, क्योंकि हमारे बुड्ढों ने बेसिकली अवाम को, इस मुल्क को मायूस किया है, फेल किया है। तो अब यंगस्टर्स की ज़िम्मेदारी है, यंगस्टर उठें। यही हाल बिलावल साहब का है, यही हाल हमारे सारे वज़रा का है। प्रोटोकॉल देखें, गाड़ियाँ देखें, फिर अवाम का आप हाल देखें, फिर अवाम का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। चेक करें ज़रा, आपको मज़ा आएगा ये देख के। दूसरी तरफ आज अलीमा खान को रोका गया। आज SHO एजाज़ ने कहा जी मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है, मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। खैर फिर अरेस्ट नहीं किया एजाज़ साहब ने। डराने के लिए वो एक चमचे साफ़ी से ये रोला डलवा के केस करवाया गया था। दहशतगर्दी की दफ़ात भी उसमें लगा दी है कि जी तैयब बलोच के साथ दहशतगर्दी होगी। स्टोरी मैंने आपको सारी बता दी थी, लेकिन आज इमरान खान की तरफ से कोई पैगाम बाहर नहीं आ सका उस तरह, क्योंकि अलीमा खान को अंदर नहीं जाने दिया गया। दूसरी तरफ लाहौर में एक जज साहब की गाड़ी जलाने का केस बनाया गया था। उसमें यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा साहब को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। ये 4 ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं
इनको किसी भी केस में 10 साल से कम की सज़ा नहीं सुनाई जाती। जज पावें गिलगित बल्तिस्तान का हो, जज पावें सियालकोट का हो, फैसलाबाद का हो, लाहौर का हो, कहीं का भी जज होगा वो इनको सज़ा 10 साल की सुनाता है। बाटा रेट है इन पे। अलबत्ता खदीजा शाह के ऊपर इस बार उन्होंने डिस्काउंट दिया गया है, 50% डिस्काउंट दिया गया। उनको सिर्फ 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि सबूत उनके खिलाफ एक भी नहीं था। खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी, छत पे जो डांस फरमा रही थी वो अंदलीब अब्बास साहिबा थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगी, फिर IPP में शामिल हो गई, फिर उनकी बेइज्जती हुई तो वो सियासत से ही गायब हो गई। अब किधर अपना मुंह साइड पे लेके स्वेटर बुनती होंगी बैठ के, फारिग बैठ के। हो सकता है कि प्लान कर रही हूँ कि मैं इमरान खान को बताऊंगी कि सर मैं सख्त शर्मिंदा हूँ, मुझे इन्होंने बड़ा कुटा था। लेकिन फिर बाकी जो कुटे खाती रही हैं, सनम जावेद, खदीजा शाह, इनका क्या? खदीजा शाह का केस बड़ा स्पेसिफिक इसलिए भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब की सोशल मीडिया टीम स्पेशली टारगेट करती है खदीजा शाह को। खदीजा शाह इज़ वेरी क्लोज टू अलीमा खान, शी वर्क्स इन द टीम ऑफ अलीमा खान। तो खदीजा शाह इनका टारगेट रही हैं, जिसकी वजह से खदीजा शाह ने एक दो शेख वकास अरकम को अच्छी खासी सुनाई भी थी एक व्हाट्सएप ग्रुप में कि इनको रोको, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, क्यों मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। तो बाकी सारे तो KPK चले जाते हैं, खदीजा शाह साहिबा का KPK में जाएंगी, खदीजा शाह साहिबा सरेंडर करेंगी। ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। मुझे बड़ी पसंद है वो, मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि शी इज़ अ वेरी वेल नोन डिज़ाइनर एंड शी वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट शी स्टिल चोज टू स्टैंड अप फॉर हर कंट्री। मसला ये है कि हमारे ज़रा ज़्यादा लोग चाहिए थोड़े। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं पाकिस्तानियों का DNA ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी वैसे होते हैं, पाकिस्तानी लुगड़ हैं, पाकिस्तानी खोते हैं। मैंने कहा टाइम आ जाएगा, ज़रा लेट आएगा लेकिन आ जाएगा, डोंट वरी, वक्त आएगा। बेशक TV पे ख़बरें हटा दी जाएँ कि लोग इंस्टिगेट ना हो जाए, लोग ये ना होगा, लोग होंगे। ये अभी थोड़े दिन में आपको पता चलेगा। महंगाई का एक सैलाब आएगा। आटा क्या रेट हो गया आपके शहर में और टमाटर क्या रेट हो गए, ज़रूर 2 चीज़ें बताइएगा। देखते हैं ज़रा उसके बाद कि क्या होता है। तो एक और भयंकर फैसला, गंदा फैसला, जो कि आज TV चैनल की स्क्रीनों पर भी कोई डेंट ना डाल सका। थोड़े अरसे देर में TV चैनल भी इस खबर से निकले, उन्होंने भी इसको इतना सीरियस न लिया, क्योंकि सारों को पता है कि जस्टिस मंजर गिल साहब हैं कि गुल साहब है, जो भी वो साहब है, उन्होंने क्या फ़ैसला देना है। जब ऐसे फैसले हो जाते हैं तो फिर जनाब कौम मज़ीद फुदू नहीं लगती। डेटरेंस होता है सज़ा देने का मकसद, कि डेटरेंस क्रिएट हो के दूसरे ना करें। आप लोगों का रिजॉल्व पक्का कर रहे हैं कि अगली बार भी आगे चपेड़े मारे। तो कितने एक समझदार हैं आप, वो खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाबे वाला, कि अच्छी लगी बात मेरी, बुरी लगी आप बात, और आप मेरे साथ बैठ के इंतज़ार करें कि कब निकलती है आवाम अपने हकूक़ के लिए, कब हमारी जेन जी जो है वो जागती है गंदी फिल्में देखने से और आइसक्रीमें खाने से और आइस लॉलियाँ खाने से, और कब अपने हक मांगती है। आज खबर भी आई हुई थी एक, आपने पढ़ी ली होगी, कि कितने पाकिस्तानियों की जासूसी की जाती है। बड़ी सीरियस खबर है, इस पर सुबह बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।